अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आरती टिक्कू हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं भारत से। बहुत शुक्रिया आरती कि आज आप आई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आरजू, शुक्रिया। हम आज आपसे दो चीजें जो है वो समझना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना गए हैं उसके ऊपर काफी भारत में भी बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के लंच के बाद जो है ये चाइना विजिट जो है वो किस लिए है और किस तरह से भारत इसको देख रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही एक बात हम और करेंगे और वो ये कि पाकिस्तान और भारत दोनों यूएनएससी की मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, बात की है, तो उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फील्ड मार्शल साहब की बात कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि चाइना कुछ परेशान है कि कहीं पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमेरिकन साइड पे ना हो जाए? देखिए आरजू, ये तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान लंबे अरसे से, इनफैक्ट जब से चीन एक सुपर पावर के रूप में उभर के आया है, तब से पाकिस्तान जो है एक पॉन बन के रह गया है। कभी चीन की तरफ लटक जाता है और कभी अमेरिका की तरफ। और ये कोई इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। ये अक्सर जो कंट्रीज फेल हो जाती है, अक्सर जो कंट्रीज में इकोनॉमिकली कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उनके साथ ये होता है कि बड़े सुपर पावर्स की जंग में वो सिर्फ सैंडविच होते हैं और वो उनके टट्टू बन के रह जाते हैं। और जनरल आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल कहें और ट्रंप की बदौलत उनको फील्ड मार्शल का जो तमगा मिला है वो उसको एंजॉय बेशक करे, लेकिन सत्य तो यही है कि जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल वही गुलाम है जो एक वक्त जब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंग्रेजों का गुलाम था। उसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि वो वेस्ट का टट्टू बन के रह गया। अब इनफैक्ट कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई सारे जो लीडर पाकिस्तान से निकले, पाकिस्तान की मिलिट्री भी, और सबसे बड़ा जो एक इवेंट या जो एक डिसीजन लिया गया जहां पे पाकिस्तान को लगा कि उभरते हुए चाइना के वर्ल्ड ऑर्डर में अगर किसी दिन चाइना पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है और वर्ल्ड ऑर्डर उनके थ्रू एंकर होता है, तो उसमें अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पाकिस्तान में बना, वो उस नजरिए से और उस अंडरस्टैंडिंग और उस वजह से बना। और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बैलेंस करने की कोशिश करे, लेकिन बैलेंस हो नहीं पाएगा जब दो बड़ी ताकतें लड़ रही हों और कंपटीशन उन दो ताकतों के बीच में हो। आपको याद होगा, आपकी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि यूएस और सोवियत यूनियन की जब कोल्ड वॉर चली और सुप्रीमेसी की जो वॉर थी उन दोनों के बीच में, तो उस वक्त पाकिस्तान को बहुत क्लियर स्टैंड लेना पड़ा और वो अमेरिका का टट्टू बना। और उसकी वजह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी रीजनल जियोपॉलिटिक्स थी वो उसी डिसीजन की वजह से हुई। जो अफगानिस्तान में तालिबान आया या उससे पहले जब सोवियत यूनियन को निकालना था, तो पाकिस्तान ने पूरी मदद की अमेरिका की सोवियत यूनियन को निकालने की। और अब जबकि तालिबान ने 20 साल अमेरिका के साथ लड़ाई करके अमेरिकन ट्रूप्स को हरा के उनको बाहर कर दिया, तो इस वक्त पाकिस्तान के पास बिल्कुल ये सवाल ये है कि वो किस तरफ जाए। क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली आज की डेट में भी इकोनॉमिकली ना तो वो इतना स्ट्रांग है इंडिया की तरह कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो, या पाकिस्तान की जो पूरे अगर रीजन में देखें कि सबके साथ दोस्तियां हो, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, कि उनको अमेरिका की जरूरत ना पड़े या चीन का टट्टू बनने की जरूरत ना पड़े। लेकिन चूंकि उनकी पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उनको बार बार आईएमएफ जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, और वो आईएमएफ जो है वो पूरा अमेरिकन
सिस्टम का और अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर का एक टूल है, जिसकी वजह से लगातार पैसा मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान को IMF का बेल आउट इन अ वे मिला। तो पाकिस्तान के लिए और जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत ही मैं कहूँगी डायलेमा है कि किस तरफ जाए, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने चीन की टेक्नोलॉजी, चीन के आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ और सोल्जर्स के खिलाफ, और दूसरी तरफ अमेरिका से जो पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की जो पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जिसकी वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट इतने लंबे समय से चल रही है। पाकिस्तान आर्मी के सब जनरल जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड है, यूरोप में सेटल्ड है, अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं, और अमेरिका का बहुत ही एहसान लिया हुआ है एलीट क्लास ने। अमीर जो फ्यूडल लॉर्ड है पाकिस्तान का, उन्होंने इतने रहमो करम पे जिए हैं वो, पहले अंग्रेजों के, फिर अमरीकियों के। तो अब चाइना प्रेशर बनाएगा, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका का कंपटीशन अब कोई सीक्रेट नहीं है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ कहा गया है कि चाइना उनका सबसे बड़ा थ्रेट है और चाइना को वो सबसे बड़ा राइवल मानते हैं। अब उस सिचुएशन में आसिम मुनीर हो या कोई और जनरल हो या कोई और फील्ड मार्शल हो, उसके लिए ये बहुत मायने रखेगा कि वो पूरे रीजन में, अगर चाइना के पास तो ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसा तो है ही, और आज की डेट में वो लगातार अमेरिका को चैलेंज भी कर रहा है। तो क्या एफर्ट कर सकता है पाकिस्तान चीन की दुश्मनी मोल लेना और बिल्कुल अमेरिका का कहा मानना? लेकिन हमने ये भी देखा कि जनरल आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उनकी मुलाकात हुई, और वो बहुत ही क्या कहते हैं, गुलाम बन के ही गए हैं। और उस तरह से उन्होंने, जिस तरह से वहां पे जो जेस्चर्स थे, जो ओवरऑल वहां पे हुआ, तो यही लगा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नाराज करेंगे तो अमेरिका का तो पूरा दुनिया में और खासकर पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही रहा है कि रेजिम चेंज, मिलिट्री डिक्टेटर्स को उतारना चढ़ाना, वो उनके हाथ में है। और अगर मुनीर ने उनको नाराज किया तो अपनी जो अभी इतनी पावर उनके पास है, वो भी जाएगी, और इसलिए उनके लिए बहुत ही संकट है। लेकिन आपको ये नहीं लगता आंटी कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान ने भी अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाकर रखी है, कि जिसकी वजह से चाइना भी नहीं चाहता कि वो कम्प्लीटली अमेरिकन साइड पे हो जाए, और अमेरिकन भी कोशिश कर रहे हैं कि कम्प्लीटली चाइना की साइड पे ना हो। तो इतनी इम्पोर्टेंस जो लोग बताते हैं यहाँ पे कि जी बहुत इम्पोर्टेंस है, वरना तो किसी को परवाह ही ना हो, ये आपको लगता है कि कोई जरूरत है दोनों को इस वक्त हमारी? आरजू, देखिए, पाकिस्तान ने अपने आप को जो इम्पोर्टेंस दिलवाई है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है कि वो इम्पोर्टेंट एक अच्छी चीज के लिए नहीं है, एक बहुत बुरी चीज के लिए है। पाकिस्तान एपिसेंटर बना टेररिज्म का। उन्होंने यूएस और इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जितना मजबूत पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, शायद ही किसी और कंट्री ने, शायद ही किसी और मिलिट्री ने इतना मजबूत किया होगा अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। और अगर आप देखें कि इम्पोर्टेंस है क्या, इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान के की जमीन जो है वो आतंकी बनाने में वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई। अगर आप पूरा का पूरा इतिहास लें पाकिस्तान का, पहले उन्होंने मुजाहिदीन बनाए, किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन, और जो सोवियत यूनियन से एफिलिएटेड या इंक्लाइंड जो थी अफगानिस्तान में हुकूमत, उनको बाहर करने के लिए उन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए।
मतलब इस्लाम को इस्तेमाल किया, जहादियों की उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, जहादियों को उन्होंने बनाया, और वो करते-करते पाकिस्तान आर्मी को ये समझ नहीं आया कि उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी तबाह कर दी, पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज़ कर दिया। पूरे का पूरा समाज जो है वो इतना फैनेटिक, इतना रेडिकल हुआ कि छोटी सी छोटी ब्लेस्फेमी पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे, इस्लाम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उस पे लोग इतना भड़क गए, इतने रेडिकल हो गए कि आपको याद होगा आसिया बीबी और कोई जितने सारे क्रिश्चियंस कहीं, मतलब एक तो वैसे ही उनकी तादाद बिल्कुल कम थी, लेकिन उनके साथ इतनी जो अत्याचार हुए, टॉर्चर हुए, रेडिकलिज़्म की वजह से, कि पाकिस्तान खुद ही इस आतंक का शिकार हुआ। पाकिस्तान की जो अपने लोग हैं, सलमान तासीर, वो बाहर के तो नहीं थे, ना हिंदू थे, ना क्रिश्चियन थे, वो तो मुसलमान थे। लेकिन उनसे इतनी गलती हुई थी कि उन्होंने दूसरों को बचाने की कोशिश की थी, ये कहा था कि भई दूसरों को भी जीने का हक है, और उसलिए उनको अपनी जान गँवानी पड़ी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का की जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है? वो यही है अमेरिका के लिए कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को निकाला, फिर उन्होंने कश्मीर में जो जिहादी भेजे, और जो पंजाब खालिस्तान में उन्होंने वो फंडिंग की, जो उन्होंने अपने ही बलूचिस्तान हो, अपने ही खैबर पख्तूनख्वा में जो है, यही मुजाहिदीन इस्तेमाल कर करके अल-कायदा और आइसिस का जन्म इन्होंने करवाया। और ये सब जो है, मुनाफ़ा किसको हुआ? सबसे बड़ा मुनाफ़ा अमेरिका और इज़राइल की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनको मुनाफ़ा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, जानें गँवाई गई, खून बहता रहा। सबसे ज़्यादा खून यहाँ कश्मीर में उन्होंने बहाया, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, कश्मीरी मुसलमान मर गए, कई सारे इनोसेंट उसमें मर गए। तो इसमें अब ये कहना कि पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है, भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी तो मतलब रेत के सिवा आज की डेट में वो कुछ नहीं खरीद पाएँगे, शायद रेत भी उनके लिए मुश्किल है। अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, सब लोन्स पे चल रही है, डेट पे है। तो पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है? आप मुझे बताइए, जियोपॉलिटिकली क्या इम्पोर्टेंस है? कि हाँ, आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, वो भी चोरी से, वो भी आपने उसमें यही चोरियाँ कर के अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाया, क्योंकि आपको जिहाद की फैक्ट्रियाँ चलानी थी। आपकी मिलिट्री जो है, जिहाद के मदरसे, मस्जिदें इन्होंने खोले और इस्लाम के नाम पे तबाही मचाई। और आज की डेट में ना अमेरिका चाहेगा, ना चाइना चाहेगा कि ये जिहादी फैक्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में बनी है, ये बंद हो, क्योंकि ये तो काम की चीज़ है। इसकी वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अभी हाल में पहलगाम का टेरर अटैक हुआ, उससे पहले अगर आप देखें बलूचिस्तान में कितने टेरर अटैक होते हैं, अगर आप केपीके में देखें कितने टेरर अटैक्स होते हैं, और अफ़गानिस्तान तो हमने देखा ही देखा। तो इसमें तो चीन और अमेरिका, जिनको बैटलफ़ील्ड चाहिए ही चाहिए। देखिए, जब सोवियत यूनियन और यूएस की जो कोल्ड वॉर थी, जब वो चल रहा था, उस वक़्त भी यूएस और यूएसएसआर ने एक-दूसरे के मुल्कों पे लड़ाई नहीं की, अटैक नहीं किए। ना तो अमेरिका पे कोई अटैक हुआ, ना ही सोवियत यूनियन पे कोई अटैक हुआ। जो लड़ाई थी, इसीलिए उसको कोल्ड वॉर कहते थे, क्योंकि वो तीसरे मुल्कों में होती थी। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जहाँ पे ये दोनों पावर जो है भिड़ जाते थे और लड़ते थे। वही जो पाकिस्तान की आज की इम्पोर्टेंस है, वो यही है कि वो इस रीजन में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहे हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान मिलिट्री और उनकी जिहादी फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहे, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान लड़ता रहे। पाकिस्तान का पे तो कोई भरोसा भी नहीं है किसी को, ईरान को भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस यही है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री जिहाद की फैक्ट्री चलाने के लिए
किसी के साथ भी सौदा कर सकते हैं, चीन के साथ भी सौदा कर सकते हैं, अमेरिका के साथ भी सौदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री को देश की फिक्र नहीं है। आम जनता, गरीब जनता की उनको कोई चिंता नहीं है। गरीब जनता दाल रोटी नहीं खरीद पा रहा है पाकिस्तान में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास 3-3 पासपोर्ट्स है पाकिस्तान के। जो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ट्रैक 2 का हिस्सा रही हूँ और मैं अमन की आशा में बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि जितने भी ये जो पाखंड है कि अमन का आशा, हमारी दोस्ती हो रही, ये सब झूठ है। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंसेस में जाके दिखाते हैं ट्रैक 2 में कि हमारी दोस्ती हो रही है, लेकिन पीछे से इन्होंने आतंकी फैक्ट्रियां, जहादी फैक्ट्रियां चालू रखी होती है। और इंडिया में भी एक जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट से जिनका मुनाफा होता है, इस जितनी भी मारदाड़ होती है, वायलेंस होती है, टेररिज्म होता है, उससे बड़े बड़े लोगों के महल बने। अगर आप श्रीनगर में भी आज की डेट में जाए, आपको यकीन नहीं होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। पिछले 30-35 साल में बड़े बड़े जो महल बने हैं, बड़े बड़े लोगों के, इनफैक्ट जो सबसे बड़े बड़े महल बने हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, आप देखेंगे कि कई सारे उनमें जो पुलिस वालों के हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे ही बन रहे हैं जैसे पाकिस्तान आर्मी ने ये फॉर्मूला निकाला है, वैसे ही इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया। तो गरीब जनता जो है वो मर रही है। गरीब जनता के पास खाने को नहीं है पाकिस्तान में। गरीब जनता के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो मदरसा जाएगा और मदरसा में वो जहाद सीखेगा और जहादी बन के वो कश्मीर जाएगा और मर जाएगा वहां पे सिक्योरिटी के हाथों। और ये साइकिल जो है आतंक का चलता रहेगा और मुनाफा पाकिस्तान मिलिट्री, इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ एलिमेंट्स, अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बड़े बड़े वेपन्स बेचती है और बेचती इन गरीब मुल्कों को है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बेचती है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे वेपन्स खरीदेगी, लेकिन दाल रोटी अपने लोगों को नहीं दे पाएगी। मगर तो ये अमन का आशा पाखंड नहीं, खैर अमन की आशा पे यहाँ भी बहुत से लोग बिलीव नहीं रखते, मगर यहाँ पर ये जरूर मैं कहूंगी कि जो आपने टेररिज्म की बात की, तो वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर यकीनन बहुत बार पाकिस्तान में कहा जा चुका है। लेकिन ये लोग कहते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसके लिए कहते हैं जी भारत करवा रहा है। उसके बाद कनाडा का रेफरेंस दे दिया जाता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले, जस्टिन ट्रूडो, उनका एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जी उन्होंने भारत से कहा कि वो टेररिज्म कर रहा है या वहां पर टारगेट किलिंग्स हो रही है। तो ये चीजें भी साथ साथ चल रही है। लेकिन उसके साथ जब हम यूएन में देखते हैं कि दोनों कंट्रीज आमने सामने बैठती हैं, तो वहां पर भी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने वही फिर दोबारा कश्मीर किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने टेररिज्म की भी बात की, वो जो वाटर ट्रीटी है उसकी बात भी की गई और भारत की तरफ से टेररिज्म की बात तो की गई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि आईएमएफ बार बार पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान को ये कहा गया कि वो बार बार पैसे मांगता है। तो इस जगह पे आपको क्या लगता है कि दोनों जो है वो एक साथ बैठ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा? आरजू बिल्कुल सही। ये जो पाखंड है ये हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं, जब से ये दो देश बने हैं। इनफैक्ट उससे पहले ही अगर हम देखें, पूरी जो पाकिस्तान मूवमेंट भी थी और जो देश का बंटवारा हुआ, इसमें पाखंडियों का, और सबसे मैं कहूंगी, बड़ा क्लियरली कहूंगी कि हिंदुस्तान की जो लीडरशिप रही है वो इस तरफ हो उस तरफ हो, ये अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम है। और अंग्रेजों का मतलब है वेस्ट की बात कर रही हूँ। ये उनके गुलाम है, ये गुलाम ही अभी भी है। और ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। आज की डेट में भी ये जिस तरफ जो इंस्ट्रक्शन आता है वही चलता है। इनकी जो, हमारी जो पूरी एलीट एस्टैब्लिशमेंट है, ये एलीट इस तरफ हो उस तरफ हो, और मैं ये लगातार बोलती आ रही हूँ कि एलीट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। वो टीवी पे गालियां देंगे, लेकिन एंड में जाके अमेरिका में दोनों
वाइन एंड डाइन करेंगे, दोनों बैठ के नाचेंगे गाएंगे, वहां पे कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी गरीब जनता है और इनको लगता है कि गरीब का खून तो, उसकी तो पानी की कीमत भी नहीं है, और गरीब मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इतनी आबादी है, कितने मर भी जाएं लाखों गरीब तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को। तो ये जो नौटंकी यूएन में चल रही है, यूनाइटेड नेशंस में, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे और पीछे से आपको लगता है कि क्या वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी ये कि फिर जाके अमन का भी वो पाखंड करेंगे। कई साल तो हमने यही चलाया कि कभी कई साल वॉर होता है और कोई बात नहीं होती, कई साल हम देखेंगे कि अमन की आशा होती है और कोई ये नहीं होता। ये सारा का सारा एक साइकिल बन चुका है, ये मनी मिंटिंग मशीन बन चुकी है, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है कि दोनों एलिट्स को कोई शौक नहीं है कि कोई चीज रिजॉल्व करे। दोनों को ये समझ आया है कि दोनों की जो जनता है वो बहकावे में यही चलता रहे, जो इंडिया पाकिस्तान को गाली और पाकिस्तान इंडिया को गाली, यही चलता रहता है। इलेक्शंस होते रहते हैं इन्हीं चीजों पे, और जहादी भी इन्हीं चीजों पे बनते रहते हैं। ये कारखाना चल रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एलीट, दोनों कंट्रीज का जो है उनको मुनाफा हो रहा है। गरीब मर रहा है और मरेगा, क्योंकि गरीब को नहीं समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। उनको अपने बच्चे संभालने नहीं आ रहे पाकिस्तान में लोगों को, वो मदरसे जाते हैं, वो रेडिकलाइज होते हैं, वो जिहादी बनते हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे ही यहाँ की जनता को भी नहीं समझ आएगा कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के बारे में ही सारी जो डिस्कोर्स है उसी के ऊपर फोकस होता है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि सड़कें खराब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या जॉब्स नहीं है, उसके बारे में कोई इशू नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो इन दोनों जनताओं को ऐसे चक्रव्यूह में बांध के रखा है कि किसी को कुछ नहीं समझ आने वाला है। ये चलता रहेगा कारखाना, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो पाखंड होगा अमन की आशा का उसमें से कुछ निकलेगा, या ये जो चल रहा है कि लड़ाई हो रही है और पीछे से किसी जनता को लग रहा होगा कि ये तो आपस में बात करते ही नहीं, ऐसा नहीं है। जनता को मालूम होना चाहिए कि यहाँ का एलीट और वहाँ का एलीट अमेरिका में आराम से बैठते हैं, दोनों खाना इकट्ठे खाते हैं और मजाक भी करते हैं आपस में। तो ये छोड़िए, ये सारा नौटंकी चल रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि जिस वक्त जनता कहती है कि हमारे पास खाने को नहीं है या हमारे पास अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, तो फिर ये आगे से कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र पड़ी है, वो देखो भारत अटैक कर रहा है। हमारे यहाँ तो ये वाला चूरन भी चलता है कि जनता को चुप कराने के लिए पूरा टाइम यही होता है कि कभी भारत अटैक कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान से टीटीपी अटैक कर रहे हैं, ताकि लोग चुप हो हाँ, जाए। तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ की जो मैंने कहा कि कई सारे एलिमेंट जो इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हिस्सा है, अमेरिका और इजराइल के, उनकी मदद करता है। आप सोचिए कि जब जिहादी आएंगे यहाँ मारेंगे हिंदुओं को, तो लॉजिकल सी बात है कि किसी को भी खून खौल सकता है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ वो दिल दहलाने वाला अटैक था। तो कैसे कैसे समझ पाएगा कोई भी कि ये क्या हो रहा है। ये आसान तो नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स वेब बना के रखा है वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों के एलीट क्लास के बहुत सारे मेंबर जिन्होंने ये इंडस्ट्री पिछले 35 साल में चलाई। इसलिए भी कई सारे एलिमेंट्स जो थे वो जब 370 हटाया गया कश्मीर में तो उसके विरोध में थे, उसके ऑपोजिशन में थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि कश्मीर में अमन हो। अभी भी कई सारे लोग इंडिया में नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन हो, नहीं चाहते कि टूरिस्ट जाए, नहीं चाहते कि आम लोग जनता जाए, क्योंकि कईयों की दुकानें
कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट से चलती है। कईयों ने बड़े-बड़े महल जो बनाए हैं वो उस दुकान से चल रहे हैं। अगर ये दुकान बंद हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट सपोज़ करिए कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, तो कितनी सारी दुकानें बंद होंगी, कितने सारे लोगों का रोज़गार, और जो जिन्होंने यूरोप में एक घर बनाया है, अमेरिका में एक घर बनाया है, दिल्ली में एक घर बनाया है, और अलग-अलग कंट्रीज़ में जो है उन्होंने अपनी वो फेक कंपनीज़ बनाई हुई है, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला होता है, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उस एलीट को यहाँ मदद करती है, जिसने ये कारखाना जारी रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके जैसे जर्नलिस्ट भी हैं भारत में जो इस तरह से खुल के बात करते हैं, और यकीनन जो आम पब्लिक है वो जब आपको सुनती है या आपको सोशल मीडिया पे आपका लिखा पढ़ती है तो डेफिनेटली उनमें भी अवेयरनेस आ रही है, और हमारी तरफ तो खैर काफ़ी आ रही है। हमारे लोग तो निकलने लगे हैं और शोर भी करने लगे, तो होपफुली कुछ ना कुछ आगे ठीक होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।